हाय गाइस, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। और मेरा नाम है अजय परमार। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मैं डेटा एनालिटिक्स की क्लासेस लेता हूँ, डेटा एनालिटिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले 12-13 साल से। बहुत कुछ हमने शुरू किया हुआ है। ये जितने भी कोर्सेज आपको दिख रहे हैं, इनमें से 3-4 कोर्सेज आ चुके हैं, आ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये हमने स्टार्ट कर दिया है और बाकी कोर्सेज भी हम इसी मंथ के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल हिंदी में ये कोर्सेज हम रखेंगे आपके लिए। तो गाइस, आज हमारा जो मुद्दा है, आज का जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, हम वेरिएबल चैप्टर अपना शुरू कर रहे हैं एक्सेल वीबे का। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट देखिएगा, एक्सेल वीबे मेक अ करियर इन डेटा एनालिटिक्स। उसमें 4 वीडियोस हैं। पहले 3 लेक्चर्स में पूरा वीबे डिस्कस किया है, इंट्रोडक्शन, और फोर्थ में एक मैंने टेस्ट भी लिया था और वो टेस्ट के लिंक भी आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है, बैक टू बैक वीडियोस अपने आप सीक्वेंस में मिल जाएंगे। अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक और चीज़ जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था, मैंने एक्चुअली बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए हैं, मेरी आदत है, नहीं तो भूल जाती हैं चीज़ें। वीबे के नोट्स जो हैं वो आपको कल या परसों तक मिल जाएंगे। मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी टैब में। वीबे नोट्स जो हमने अभी तक जितना भी कुछ किया है, मैं उसको एक बहुत प्रॉपर अच्छे तरीके से उसके नोट्स बना रहा हूँ और साथ ही साथ उसमें कुछ स्नैपशॉट्स भी लूँगा, ताकि जो हमने किया है अगर आपको वैसे रिवाइज भी करना हो, अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और वहाँ पे यूट्यूब अगर आपको नहीं मिलता है तो आप वो नोट्स भी देख सकते हैं, तो वो भी आपको जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, एक्सेस वीबे और पाइथन के वीडियोस आपको विद इन इस हफ्ते आना शुरू हो जाएंगे। और इस चैप्टर को जो हम वेरिएबल्स कर रहे हैं, आप देखोगे कि जब आप पाइथन स्टार्ट करोगे और एक्सेस वीबे स्टार्ट करोगे, आप देखोगे यार वेरिएबल्स जो है वो हर लैंग्वेज में सेम है। सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक्चुअली इन कंसेप्ट्स, इन फंडामेंटल्स के आसपास ही घूमती है। तो ये सिर्फ वीबे की बात नहीं होती है या किसी एक प्रोग्रामिंग की बात नहीं होती है। इससे आपका फंडामेंटल अगर स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो फिर फ्यूचर में कोई भी लैंग्वेज आप सीखेंगे, पीएचपी सीख लो, वीबी डॉट नेट सीख लो, सी शार्प सीख लो, रूबी सीख लो, मतलब इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, राइट। आपको हर लैंग्वेज में दिखेगा कि ऑलमोस्ट चीज़ें वैसी ही हैं। आपकी मेहनत जो है वो एक बार की होती है और फिर आप इसको एक तरह से रॉयल्टी की तरह आप यूज़ करते हैं। आपको बताना चाहूँगा, एक और अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। एक्सेल डैशबोर्ड की सीरीज़ हमने लास्ट मंथ शुरू की थी, तो बीच में इतना कुछ मुझे काम करना पड़ गया। इतनी ये मैं अब आपने देखा होगा पावर क्वेरी की वीडियोज़ आ रही हैं, और एक्सेल वीबी की, और एक्सेल का भी मैंने बनाया है, वो एक्सेल एडवांस एक्सेल का भी आपको मिलेगा। तो वेब स्क्रैपिंग के मिल रहे होंगे आपको वीडियोस। तो हमारा वो एक्सेल डैशबोर्ड कंप्लीट नहीं हुआ था, उसमें हमने 5 पार्ट्स थे और सिर्फ 3 पार्ट्स कवर किए थे। हालांकि उसमें डैशबोर्ड कंप्लीट हो गया था, बट कुछ चीज़ें जो लास्ट में उसको और अच्छा और सुंदर बनाने के लिए हम उसमें जो यूज़ कर रहे हैं वो नहीं था, तो वो कंप्लीट हो गया है। वो आपको 1 या 2 दिन में डैशबोर्ड की सीरीज मिल जाएगी। बाई चांस अगर आपने डैशबोर्ड नहीं देखा है तो एक्सेल डैशबोर्ड्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, मेक अ करियर इन डेटा एनालिटिक्स साथ में लिखा होगा। जितने भी नई सीरीज है सब में मेक अ करियर इन डेटा एनालिटिक्स लिखा हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। वो 3 पार्ट्स हैं, बहुत ही बढ़िया पार्ट्स हैं, बहुत ही मेहनत की है मैंने उसमें, और अगर आप वो सीख जाते हैं तो आपको डैशबोर्ड्स का आइडिया बहुत अच्छे लेवल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बने रहें इस चैनल के साथ। और अब हम लोग फटाफट से, ये एक बहुत लंबा लेक्चर है, इसको स्टार्ट करते हैं। कई बार मुझे स्टूडेंट्स ईमेल करते हैं कि सर जो लंबे लेक्चर्स होते हैं उसमें हमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम अगर कहीं इधर-उधर जा रहे हैं तो दिक्कत हो जाती है। मतलब पूरा हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो देखिए उसके लिए बहुत एक सिंपल कांसेप्ट है कि आप जब भी, जैसे सपोज़ आप मेट्रो में जा रहे हैं, आपको पता है कि मेरे पास 20 मिनट या आधा घंटा है। मुझे पता है दिल्ली से अगर आप गुड़गाँव ऑफ़िस आ रहे हैं तो आपको 45 मिनट तो लगते ही होंगे। तो जब आप कोई चैप्टर देख रहे हैं और आपको पता है 1 घंटे का चैप्टर है, तो आप उसको प्लान इस तरह से कीजिए कि उसको पूरा हड़बड़ाहट में ना कीजिए, मुझे करना ही है पूरा-पूरा। नहीं, आप एक टारगेट बना लीजिए कि जैसे आप जब जितना मैं देखूँगा, मैं देखता जा रहा हूँ, जितना मेरे पास टाइम है। लेकिन आपको लगता है कि अभी आपके पास, जैसे आप 5 मिनट, 10 मिनट में पहुँचने वाले हैं अपनी जगह पे, तो उस पॉइंट के बीच में आपको जो भी लगता है कि यहाँ तक एक अच्छा टॉपिक कवर किया जा सकता है या हो गया है, तो आप दूसरी चीज़ में ना पड़ें। नहीं तो फिर वो आपके दिमाग में घूमती रहेगी। तो इसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसमें डेटा टाइप्स की बात हो रही है, तो बाइट्स, इंटीजर्स, लॉन्ग वगैरह, जैसे आप जब यहाँ तक पहुँच जाते हैं, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गया कि हाँ, मुझे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो आप वहीं पे वीडियो पॉज़ करके बाकी वीडियो जब आप घर पे वापस पहुँचे या जैसे ही आपको टाइम मिले, आप उस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब अगर दिन का आपको 1 घंटा देना है, तो आप उसको 15-15 मिनट करके जो है वो लर्निंग ना करें। 15 मिनट में कुछ नहीं मिलेगा। आप उसको आधे-आधे घंटे के तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। और अगर पूरा ही टाइम है फिर तो बल्ले-बल्ले है, फिर तो
उससे बढ़िया बात ही क्या हो सकती है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें मैंने ये अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की है और करता रहता हूँ, मुझे मज़ा आता है। हो सकता है आपको ये चीज़ इतनी बढ़िया ना लगे, पर देखिए मेरा काम है आपसे अपनी चीज़ें शेयर करना, जो जिसको अप्लाई करके मैंने अपने करियर में राइज़ किया है, और अब कॉर्पोरेट फील्ड में भी आई एम डूइंग वेरी वेल बिकॉज़ ऑफ योर सपोर्ट। तो मुझे लगता है इतना तो बनता है कि ये चीज़ें आपसे शेयर की जाएँ। तो थोड़ा वक़्त ले लिया आपसे आपका, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन चीज़ें कुछ होती हैं, बतानी पड़ती हैं, ज़रूरी होती है। आइए फटाफट ये वेरिएबल चैप्टर शुरू करते हैं, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। नोट्स आपको मिल जाएँगे, और इसके बाद भी हम एक टेस्ट आपका लेंगे जो वेरिएबल्स के ऊपर होगा, तो अच्छे ढंग से तैयार कीजिए, अपनी तैयारी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या हैं? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप स्टार्ट करोगे, कोई भी लैंग्वेज आप सीखोगे, पाइथन, पीएचपी, रूबी, वीबी डॉट नेट, वीबी आप अभी कर रहे हो, कोई भी लैंग्वेज आप करोगे, ठीक है, हमेशा एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी सब में, कि वो सब वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स एक्चुअली क्या है? वेरिएबल्स देखिए, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आप एक चीज़ को ध्यान से नोट करो, मैं आपको एक लेमन डेफिनेशन में समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो, अगर आप अपने आसपास एक नज़र मारो और देखो कि किस तरह से सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चल रही हैं। जैसे सपोज आप एग्ज़ाम देने जाते हो, आप कैसे जाते हो, राइट? हो सकता है आपके पास बाइक हो सकता है आपके पास कार हो, राइट? आप अपने घर का सिस्टम देखो, आपके किचन की बात करते हैं, किचन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा। हर कंटेनर में एक पर्टिकुलर चीज़ पड़ी हुई है। शुगर का कंटेनर अलग होगा, सॉल्ट का अलग होगा, राइट? ऐसा तो नहीं होता जिसमें सॉल्ट है उसी में शुगर है, नहीं होता ना। हमेशा हमारे घर पे स्पेशली लेडीज एक अलग से सेक्शन बना के रखती हैं, राइट? जैसे मसाले का अलग सेक्शन हो गया, फ्रूट्स। अब रेफ्रिजरेटर ले लो, आपको पता है कि रेफ्रिजरेटर में अगर मुझे एक जगह मिली है, वहाँ पे मैं फ्रूट्स डालूंगा, मैं वहाँ पे वेजिटेबल्स डाल सकता हूँ, है ना? मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप देखो कि आप हम डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है, समझे आप? हर चीज़ कहीं स्टोर हो रही है ताकि आप उसको यूज़ कर सको, राइट? आप रेफ्रिजरेटर नहीं होगा तो आप कहाँ रखोगे इतना सामान? आपका सामान खराब हो जाएगा। सॉल्ट को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, राइट? शुगर को हम ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं, कुछ ना कुछ चाहिए होगा, कंटेनर चाहिए होगा, राइट? फिर उसके बाद महीने बाद सॉल्ट खत्म हो जाता है, फिर आप क्या करते हैं? मार्केट में जाते हैं और इसको अपने कंटेनर को दोबारा से रिफिल कर लेते हैं, यानी कि वो रीयूजेबल है। ऐसा थोड़ी है कि जब आप सॉल्ट हर बार लेके आ रहे हो, कंटेनर भी नया ला रहे हो, अनलेस वो टूट जाए, वो अलग बात है, समझे आप? मैं आप भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अगर मुझे प्रथम से कुछ पूछना है, नितिन से कुछ पूछना है खासकर, तो मैं ऑब्वियसली मैं जानता हूँ आपके नाम, तो मैं आपको बुला सकता हूँ, है ना? और फिर आप ही रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि नितिन, अगर मैं बोलूँगा नितिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, तो कोई और नहीं बोलेगा, सबको पता है, नितिन को पता है कि मुझे पूछा गया है, ठीक है? क्योंकि सबके नाम हैं, हर चीज़ डिफाइंड है। आपको अगर फ्लाइट से कहीं जाना हो, आपको पता है कि टिकट मुझे लेनी है तो किस तरीके से लेनी है, मेरी क्या डेस्टिनेशन है। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ अलग से क्यू बनी हुई है, राइट? अगर आपको वहाँ से दिल्ली आना हो, आपको पता है एक अलग क्यू बनी होगी, सारे मिक्स तो नहीं होते, राइट? हर एक चीज़ का डिसिप्लिन चल रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये सारी चीज़ें हमें ना हो, ये फैसिलिटीज़ ना हो, तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना या अपना डे टू डे लाइफ जो हम इंजॉय कर रहे हैं, जो कैरी ऑन कर रहे हैं, वो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर मुझे फूड खाना है, मुझे पता है रेस्टोरेंट्स कहाँ पर है, कौन सा रेस्टोरेंट कौन सा फूड अच्छा बनाता है, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इन्फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। क्या? कि कौन सी चीज़ मुझे कहाँ अवेलेबल है और किस तरह से मुझे वो मिलेगी, ताकि मैं इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकूँ। कौन सा स्कूल बेस्ड है, कौन सा कॉलेज बेस्ड है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, राइट? तो वेरिएबल्स भी कुछ ऐसा ही है। वेरिएबल्स क्या है? आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है अपने प्रोग्राम में, ताकि आप उसको यूज़ कर सको फ्यूचर में, ताकि आप उसको फ्यूचर में यूज़ कर सको, तो आप कैसे करोगे? क्योंकि कोई सिस्टम तो होना चाहिए ना। अब जैसे एक्सेल है, एक्सेल में अगर मैं यहाँ पे ये डेटा लिख रहा हूँ, तो ये क्या है? ये एक तरह का कंटेनर है। शीट में डेटा गया, शीट के अंदर सेल्स में डेटा गया, मैं कभी भी इनको यूज़ कर सकता हूँ जैसे मर्जी चाहूँ। मल्टीप्लाई 2 कर दूँ, -3 कर दूँ, समझ रहे हो आप? अगर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं होगी, सपोज मुझे एक्सेल मिलता है लेकिन एक्सेल में शीट ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल, फिर आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। डेटा कहाँ स्टोर करेंगे, राइट? ये जो होम इंसर्ट पेज लेआउट है, ये सारे नेम्स हैं, हमें पता है हमें क्या करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें कहाँ जाना है। तो वीबी में भी हमें एक कंसेप्ट होता है वेरिएबल्स की। आप बताओ कि 2 को और 3 को आपने ऐड करना है, और उस 2 और 3 को ऐड करने के लिए आपको
एक कंटेनर दिया जाता है कि आप इसमें इसको स्टोर करके रख लो, ताकि जब भी प्रोग्राम में आपका जो प्रोग्राम है वो हो सकता है 500 लाइन्स का प्रोग्राम हो, आपने यहाँ पे इस तरह से कोड लिखा हुआ है, समझ रहे हो आप बात को? इस तरह से आपका कोड चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है, और कोई 500 लाइन पे वो जाके यहाँ पे खत्म हो रहा है, क्या समझे? अब क्या पता कि इस लाइन में आपको ये 2 और 3 दोबारा से यूज करना हो, कहीं भी एक बार करना हो, 2 बार करना हो, 3 बार करना हो, तो कैसे करेंगे? जब ये हमारे पास होगा, स्टोर होगा प्रोग्रामिंग में, तभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको स्टोर करने के लिए कंसेप्ट ये होता है कि आप कोई भी नाम बताइए, जैसे आपका मेरा नाम है, ऑब्वियसली हम वो तो यूज़ नहीं करेंगे, प्रोग्रामिंग है। जैसे आपने कहा कि भाई माई रो एक वेरिएबल है, वो वैल्यू लेगा 2, माई कॉलम एक वेरिएबल है, वो वैल्यू लेगा 3। नाम आप कोई भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको नाम देना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि जब आप फ्यूचर में आपने बोला कि एक वेरिएबल है रिजल्ट, वो ये करेगा, तो वो क्या करता है, वो इन दो उसको पता होता है, वो ऊपर देख लेता है कि अच्छा इस माई रो वेरिएबल में 2 है, माई कॉलम में 3 है, तो ये इन्फॉर्मेशन हम लेंगे और यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका फायदा ये होता है कि हम इसको कहीं भी अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी प्रोग्रामिंग में हमें कैलकुलेशन करनी है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है या कोई प्लस माइनस करना है, नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, या शीट का नाम है, कुछ भी हो सकता है, ये सब आप धीरे धीरे देखोगे, ठीक है। तो वो सब हम जो है वो वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स में स्टोर करने के लिए चलिए सबसे पहले अपना मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हम ये जो वेरिएबल्स बनाएंगे, मतलब जो हम इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, ये इंफॉर्मेशन जो हम स्टोर करेंगे ये किस तरह से चलेगी। देखिए सबसे पहले हम अपना मैक्रो बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइट वेरिएबल की। वेरिएबल डिक्लेयर जब आप करेंगे, आप एक लाइन लिखेंगे डायमेंशन डिम, उसके बाद अपना कोई भी वेरिएबल का नाम, जैसे मैंने कहा आई एज बाइट और आई इक्वल टू 100 फॉर एग्जाम्पल। डिम आई एज बाइट का मतलब ये है कि आई जो है वो वेरिएबल है, ये अजय भी हो सकता है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन नाम हम ऐसे देंगे जो इन्फॉर्मेशन के लिए वो यूज किया जा रहा है उसे मैच खाता हो, राइट। जैसे मैं बोलता हूँ शीट्स के नाम आप अच्छे दें, शीट 1 शीट 2 ना रखें। तो डिम आई एज बाइट, अभी आई नो कोई नाम नहीं है, लेकिन अभी तो हम सिर्फ समझ रहे हैं। तो मैंने 2 वेरिएबल्स बना दिए, देखिए इस तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है, ये इस तरह से लिखे जाते हैं। आप किसी और प्रोग्रामिंग में जाओगे तो वहां पे हो सकता है डिम की जगह कोई और वर्ड हो, लेकिन मोटा मोटा कंसेप्ट ऐसा ही रहता है। अब आप कहेंगे बाइट क्या है, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड एक लाइन होगी ना, डिम आई एज बाइट। बाइट का मतलब ये होता है कि जब आप, बाइट इज योर डेटा टाइप, मतलब कि उसका नेचर क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो जो वेरिएबल है आई, जो बाइट है, वो कितनी वैल्यू होल्ड कर सकता है। बाइट का जो लिमिट है वो है 0 to 255 का नंबर का, राइट। जैसे सपोज आपके पास एक कार है, एसयूवी कार है सपोज, ठीक है। आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, वहां पर एक रूल है कि भाई एसयूवी का वन टाइम पेमेंट पार्किंग का आपको जो खरीदना है वो 1 लाख रुपए का है, उससे नीचे सेडान जैसे कार्स होती है हमारी, उसका 50,000 है, और छोटी कार है जो मारुति 800 टाइप, सेंट्रो टाइप 800 हैचबैक जिसे कहते हैं, जैसे उसका 10,000 है, ठीक है। तो आपके पास 3 कैटेगरी है, या तो आप 10,000 में वो ले लीजिए पार्किंग, या 50,000 में, या 1 लाख में। अब आप अपनी जेब से, अगर आपके पास मारुति 800 है, आप क्यों 1 लाख रुपया देंगे? नहीं देंगे ना, कॉस्ट करेगा आपको एक्स्ट्रा, राइट। आप तो अपनी सहूलियत के हिसाब से देखोगे मुझे क्या यूज़ करना है, मैं क्या यूज़ करता हूँ, मुझे कितना पार्किंग चाहिए। जिसके पास एसयूवी है वो जाकर भी 10,000 में नहीं कर सकता, बिकॉज उसकी गाड़ी वहाँ उतनी स्पेस में आएगी नहीं, एसयूवी बड़ी होती कार, राइट, समझ रहे हो। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो है वो नापतोल करते हो कि क्या बेस्ट रहेगा। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी ये डेटा टाइप्स चलते हैं, इनको कहते हैं डेटा टाइप्स, कि जो वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करने का मतलब वो तो हमारे नाम हो गए, लेकिन जो वो वेरिएबल्स हैं वो किस तरह के होने चाहिए, वो किस तरह के होने चाहिए। जब मैं कहता हूँ बाइट, तो बाइट का मतलब ये है कि वो जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 0 से 255 की वैल्यू जो है वो ले सकता है। अगर उससे बड़ी वैल्यू हुई तो वो फेल हो जाएगा, वो आपको एरर दे देगा। जैसे ये देखिए, ये डेटा टाइप है बाइट। बाइट डेटा टाइप की रेंज 0 to 255 है। और भी डेटा टाइप्स हैं, जैसे इंटीजर देखिए, इंटीजर क्या है, 32,000 नेगेटिव टू पॉजिटिव, बाइट में नेगेटिव नंबर नहीं चलता। तो अगर मैं बोल दूं डिम आई एज इंटीजर, तो आई एज इंटीजर का मतलब ये है कि मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यूज उसमें यूज कर सकता हूँ, -32 से 32K तक। ये इनकी लिमिट्स हैं, ये अलग अलग हैं,
समझे आप? तो मुझे ये देखना होता है कि मेरे प्रोग्राम में कौन सी बेस्ट डेटा टाइप रहेगी। इंटीजर भी है, इंटीजर उससे भी बड़ी है अगर आप देखो, लॉन्ग, सॉरी लॉन्ग देखिए कितना बड़ा नंबर है। आई थिंक इतना बड़ा नंबर शायद आप यूज भी ना करें, राइट? यू कैन सी दिस इज माइट बिन बिलियंस। लॉन्ग, डिम आई एज लॉन्ग, डिम आई एज लॉन्ग से ये हो जाता है कि जो आई वेरिएबल है वो अब इतना बड़ा नंबर अपने अंदर यूज कर सकता है, हम उसको स्टोर कर सकते। तो ये डेटा टाइप्स होती हैं। सारी डेटा टाइप्स वीबीए के लिए नहीं है, सारी नहीं है, ये तो एक स्टैंडर्ड एक पीपीटी है, या गूगल पे भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन वीबीए। ठीक है, तो जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर करने की बात आती है वहाँ पे वेरिएबल्स जो है वो आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए मैं आई इक्वल्स टू 100 किया और मैंने जे को क्या कर दिया 77। ठीक है, अब मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला कि लेट्स से हम एक वेरिएबल का नाम लेते हैं रिजल्ट एज बाइट, चाहता हूँ कि इसका नाम भी यही हो, तो मैंने क्या किया रिजल्ट इक्वल्स टू आई प्लस जे कर दिया। ठीक है, अब जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको याद होगा कि हम लोग स्टेप इनटू रन कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम रन कर सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था अगर मैं इसको रन कर दूं तो आपको तो पता ही नहीं लगेगा हुआ क्या, क्योंकि F5 में तो कोड एकदम से चला जाता है, राइट? तो मैं इसकी अगर टेस्टिंग करना चाहूँ कि कोड सही चल रहा है, मैं क्या करूँगा F8 करूँगा। ये है स्टेप इनटू। ठीक है, अगर मैं व्यू में जाऊँ ये हमें यहाँ पे मिलता है, ये देखिए टूल बार में स्टैंडर्ड, एडिट और डीबग, ये 3 टूल बार होते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये सारे एक्टिविटी होते हैं, बट अगर आप इनको अनचेक कर दोगे तो ये यहाँ से निकल जाएंगे। अभी जैसे मैं डीबग हटा दूँ, ये देखिए F8 वाला ऑप्शन चला गया, स्टेप वाला, तो मुझे वो चाहिए। ठीक है, तो मैं इसलिए टूल बार से डीबग यहाँ पे रखूँगा। मैं एक बार के लिए सारे हटा देता हूँ, ये देखिए स्टैंडर्ड हमेशा आपको टूल बार मिलेगा ही मिलेगा बाय डिफॉल्ट, बट बाई चांस कहीं इधर उधर आपसे क्लिक हो गया, स्टैंडर्ड देखिए वहाँ पे ऊपर स्टैंडर्ड नहीं है, सिर्फ प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है। अब मुझे अगर कोड को रन करना है तो मैं F5 कर सकता हूँ, बट वो बटन नहीं है स्टैंडर्ड का, तो वो बटन मुझे चाहिए। मैं स्टैंडर्ड यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए स्टैंडर्ड टूल बार आ गई, क्योंकि स्टैंडर्ड टूल बार में रीसेट भी होता है। सपोज आपने कोड रन किया, अब मैं F8 करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए F8 किया मैंने, क्योंकि डीबग टूल बार अभी हमने एक्टिवेट नहीं किया। बाई चांस आपका माइंड चेंज हो गया, आप इसको चाहते हो कैंसिल करना, तो रीसेट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड टूल बार तो हमेशा हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने बोला कि आप अगली डीबग रखिए। डीबग मतलब टेस्टिंग। बग क्या होता है, यू नो बग इज आप वैसे इंसेक्ट को भी बोलते हैं, बट बग इज आल्सो वर्ड विच इज लाइक डिस्टर्ब, राइट? तो डीबग मीन्स कि उसको ठीक करना, राइट? बग हो गया डिस्टर्बेंस और डीबग हो गया उसका उल्टा, करेक्ट? तो डीबग नाम इसलिए दिया हुआ है कि अगर आपको अपने कोड में कुछ भी गलत है उसको सही करना है तो यू कैन ऑलवेज यूज द डीबग। अब जैसे मैंने डीबग यूज किया, ये देखिए ये डीबग हमारी टूल बार एक्टिवेट होगी। तो कोड रन करने के लिए हमारा कर्सर जो है वो सब और एंड सब के बीच में होना चाहिए, नहीं तो कोड ऐसे रन नहीं होगा, कहीं भी हो चलेगा। ये देखिए तो हमने रन किया और अब आप देखें रिजल्ट पे हावर करें, हमारा आंसर आ गया 177 विच इज करेक्ट। तो ये आई हो गया, ये हो गया जे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हावर कर सकता हूँ। ठीक है, अब जब आप इसको हावर करते हैं तो आपको वेरिएबल के ऊपर जब भी आप हावर करेंगे आपको वैल्यू पता लगेगी, लेकिन हावर करने से ये होता है कि आप अगर आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं आप कैसे ट्रैक करोगे, एक से दूसरे पे जाओगे आप भूल जाओगे कि पहले में क्या वैल्यू थी, हर बार हावर नहीं करेंगे, राइट? तो इसके लिए हमारे पास एक डिबगिंग टूल होता है जिसमें हम ये यूज़ करते हैं लोकल विंडो, वॉच विंडो, इमीडिएट विंडो। लोकल विंडो की पहले हम बात करेंगे, ये सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं लोकल विंडो। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्या होगा, एक अलग से विंडो ओपन होकर आ जाएगी। ये देखिए ये विंडो पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे ये आपके यहाँ पे सेट हो जाएगी, देखिए पीछे चलेगी, या आप इसको निकाल भी सकते हैं। मैं जनरली क्या करता हूँ जब मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से रीसाइज कर लेता हूँ, ये देखिए, और आप इसको कहीं भी इधर उधर घुमा सकते हैं। ये है क्या, ये अभी आपको पता लगेगा। जैसे ही मैंने कोड अब रन किया ये क्या करता है, ये आपके प्रोग्राम के सारे वेरिएबल्स डिस्प्ले कर देता है यहाँ पे। ठीक है, और उनकी वैल्यू आपको बताता रहता है, तो अब हावर करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे कोड बढ़ेगा, जिस लाइन को आप एग्जीक्यूट करोगे उस लाइन का रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलता जाएगा। ये देखो, तो अब इजी हो गया ना हमारे लिए, क्योंकि ये वैल्यू जब तक कोड रन हो रहा है तब तक ये वैल्यू यहीं पे रहेंगी। 177 आंसर आ गया। मैंने जैसे कोड रन किया ये देखिए ये विंडो क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल्स है ना गाइस, ये वेरिएबल्स तभी तक आपके पास मेमोरी में रहते हैं आपके जब तक ये कोड चल रहा है। जैसे कोड फिनिश हो जाता है सब कुछ फिनिश हो जाता है। मतलब कि ये आपके वेरिएबल्स जो हैं ऑब्वियसली डेटा कॉस्ट करता है, आप एक्सेल की फाइल्स भी स्टोर करते हो, वो जगह लेते हैं आपके हार्ड डिस्क में, ये भी आपके सिस्टम पे जगह लेते हैं। जैसे बाइट है, अब बाइट अगर आप पीपीटी देखो तो बाइट हमारी जो है ये एक, जैसे एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया तो वो 1 बाइट का साइज लेगा।
कोई भी चीज़ फ्री में तो नहीं होगी ना, मतलब हर चीज़ कॉस्ट हमें करेगी। अब मैं 200 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दूं सारे 200 के 200 बाइट, तो मतलब 200 बाइट आप यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो आपका जो रैम है सिस्टम का, वो जब डेटा रीड कर रहा है तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं, तो उस हिसाब से आपकी मैक्रो की स्पीड भी स्लो या फास्ट होगी, ठीक है ना। अभी वैसे हम छोटे से एग्जांपल की बात कर रहे हैं, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे तो उसमें ये सारी जगहें, ये जो आपका सिस्टम पे जो हार्ड डिस्क पे जो ये स्पेस लेगा वो मैटर करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब प्रोग्राम फिनिश हो जाते हैं ना, तो प्रोग्राम में वो जगह खाली हो जाती है, रिलीज कर देते हैं, मतलब उस टाइम के लिए सिस्टम ऑक्यूपाइड नहीं है, सिस्टम फ्री हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये जो डेटा टाइप्स हैं ये चलते हैं। अब मैंने आपको जो बताया कि वैल्यू 0 to 255 रहती है, ये मैंने आपको जो बताया है इसको हम कैसे अभी चेक करेंगे। देखो, अगर मैं इस वेरिएबल में कोई भी ऐसी वैल्यू डाल दूँ, लेट्स से मैं डाल देता हूँ 300, अब देखो अब क्या होगा। अब हम जैसे ही रन करेंगे और वीपी जैसे ही आई को 300 रीड करेगा, इसको एरर आ जाएगा ओवरफ्लो का। ओवरफ्लो एरर हमें तब आता है कोडिंग में जब आप कोई ऐसा वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं जो अपनी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग मैच नहीं खा रहा है। यानी कि आपने बोल दिया डेटा टाइप, फॉर एग्जांपल इस केस में आपने बोल दिया बाइट है लेकिन नंबर ज़्यादा है, तो बाइट इतना बड़ा नंबर होल्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए ओवरफ्लो का एरर आएगा। लास्ट टाइम हमने देखा था सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज की शीट नहीं मिलती तो ये एरर आएगा। अब ओवरफ्लो का एरर आ रहा है, ठीक है। ओवरफ्लो मतलब जब भी कोडिंग में एरर आए आपको पता लग जाएगा अच्छा ये गड़बड़ हो रही है, तो आप इमीडिएटली देख सकते हो क्या वैल्यू साइन है और क्या देनी हमने क्या दी है। उसी तरीके से अब मैं इसको 100 कर दूं 1 मिनट के लिए और आपको बोलूं यहाँ पे 277 कर देते हैं, या लेट्स से मैं 200 कर देता हूँ। अब आपको लगेगा कि ये तो कोड चलेगा, राइट। लेकिन आप एक चीज़ भूल गए कि जब ये दोनों नंबर ऐड होके आएंगे वो रिजल्ट में जाएंगे और ये 300 इसको बना देंगे। अब भाई 300 जब इसको बनाएंगे तो अगेन एरर आएगा विच इज़ ओवरफ्लो। कौन सी लाइन पे? रिजल्ट वेरिएबल पे, क्योंकि रिजल्ट भी बाइट है। तो ओवरफ्लो एरर बिल्कुल हम याद रखेंगे कब आता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर भाई मेरे पास नंबर ही बड़ा है और वो नंबर 500 है, 600 है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर क्या हम इसमें कर सकते हैं। फिर हम अगला वेरिएबल डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको अभी बताया था कि आप इसको एज इंटीजर ले सकते हो, इंटीजर। अब आपको आइडिया मिला होगा कि क्यों ये अलग अलग डेटा टाइप्स हैं। इंटीजर आपको याद होगा कि 32,000 तक -2 पॉजिटिव नंबर जो है वो होल्ड कर लेता है, राइट। इंटीजर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंटीजर को इंट भी बोलते हैं, INT। तो तभी मैं बोलता हूँ एक लैंग्वेज सीखने से दूसरी लैंग्वेज बहुत जल्दी आपको आ जाएगी। तो मैं इसको -32K टू +32K रखता हूँ, ठीक है। 32,000 समथिंग समथिंग था, आपको याद होगा। तो अगर अब हम इसमें देखिए मैं बड़ा नंबर भी ले लूँ, ये देखिए, और अब हम इसे रन करें, लेट्स रन द कोड, ठीक है। ये देखिए कोड रन करने से पहले मैंने पहले भी बताया था कर्सर आपका वहीं पे होना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ कर्सर रख के ये एक्सपेक्ट करूँ कि मैं कोड रन करूँगा और ये वाला कोड, ये वाला प्रोग्राम रन होगा, ऐसा नहीं। कर्सर यहाँ रहेगा, वी विल रन दिस। ये देखिए अब देखो ओवरफ्लो का एरर आया क्या? नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसकी लिमिट में है, राइट। तो यही चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं। अब मैं 10,000 कर दूँ, अब क्या होगा? अब 10,000 भी वो ले लेगा। अच्छा फिर 10,000 ले लेगा तो मैं अगर यहाँ पे कर दूँ 40,000, अब क्या होगा? अब वो यहाँ पे आपको एरर दे देगा क्योंकि इंटीजर में 40,000 होल्ड करने की पावर नहीं है। ये देखिए इसको रन करता हूँ, ये देखिए ओवरफ्लो आ गया। तो जब ओवरफ्लो आया आपने डीबग करके यही देखना है कौन सी लाइन में आया। आपको पता लग गया कि आई में गड़बड़ है, आप फटाफट ऊपर जाओ और देखो कि भाई आई की डेटा टाइप क्या है और इसको सही कर दो। पीपीटी के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि हमारे पास लॉन्ग है जो कि इंटीजर से भी बड़ी डेटा टाइप है, ठीक है ना। तो अब इंटीजर यूज़ करते हैं, लॉन्ग यूज़ करते हैं। मैं इसको फिर कॉपी करता हूँ और एक नया मैक्रो बनाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉन्ग, और हम अपने डेटा टाइप को लॉन्ग कर देते हैं। तो जितना बड़ा नंबर होगा उसी हिसाब से आप अपनी डेटा टाइप चूज करेंगे, और ये तो आपको पता ही होगा बिकॉज आपका डेटा है तो आपको पता ही होगा। अब जैसे सपोज आप एक कैलकुलेटर बना रहे हैं जिसमें आप ये कह रहे हो कि ह्यूमन बीइंग की एज पता लग जाएगी, या फिर कंपनी में कितने साल से वो बैठा है और उसके अकॉर्डिंग क्या उसकी सैलरी रिवाइज होगी, फॉर एग्जांपल ये सब। तो उसमें बाइट से काम चल जाएगा बिकॉज आपको पता है कि ह्यूमन एज हो या फिर कंपनी के साथ कोई बंदा एसोसिएट हो, 10 साल हो जाए, वो 10 साल 20 साल 25 साल हो जाएगा, 50 इतना ही होगा, राइट। 0 to 255 में बहुत इजीली वो फिट हो जाएगा, तो आप बाइट यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि
अगर ऐसी बाइट यूज़ कर सकते हो तो इंटीजर यूज़ करने में क्या दिक्कत है? इंटीजर भी तो कर ही सकते हैं, क्योंकि इंटीजर तो उससे भी बड़ा नंबर है, तो हमें क्या दिक्कत है? इंटीजर कर लेते हैं। फिर तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई इंटीजर भी क्यों, लॉन्ग कर लो फिर, बिकॉज लॉन्ग में तो सारे नंबर आ जाएंगे मोस्टली। तो टेंशन क्यों लेनी है कि क्या बाइट, क्या लॉन्ग, क्या इंटीजर? हमेशा बड़ी वाली डेटा टाइप क्यों ना यूज़ करें, है ना? क्वेश्चन आता है ये माइंड में, ठीक है? तो उसका आंसर ये है कि गाइस देखो, टेक्निकली स्पीकिंग तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फंडामेंटली क्या होता है ना कि जैसे आपकी डेटा टाइप बढ़ती जाएगी, वो स्पेस भी आपका स्टोरेज साइज देखो, है ना? स्टोरेज साइज देखो, अब जैसे सपोज आपके पास, मैं आपको बोलता हूँ, एक जगह आपके पास हार्ड डिस्क है 500 जीबी, दूसरी जगह है 1 टेराबाइट, दो लैपटॉप है मार्केट में पड़े हुए हैं, सबका रैम सेम है, 16 जीबी है, प्रोसेसर भी सेम है, लेट्स से i5 i7 कुछ भी, ठीक है, सेम ही कंपनी है। एक लैपटॉप की कीमत है 15,000, दूसरे की कीमत है 30,000। तो आप क्या करो, जो जो आपका 1 TB वाला लैपटॉप है और दूसरा 500 जीबी वाला, कॉस्ट लेट्स से दोनों की सेम है 15,000, कॉस्ट सेम है, कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, लेकिन हार्ड डिस्क में फ़र्क है। कोई भी आदमी जिसको कंप्यूटर का ज्ञान है, वो 500 जीबी वाला लेगा ही नहीं। पहले तो वो ये कहेगा ये कर क्यों रहे हो, ये तो मुझे लॉजिक ही नहीं समझ आया। बट लेट्स से दो शॉप्स हैं, अलग अलग शॉप्स हैं, ऐसा चलते हैं, अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। अलग अलग शॉप है लेट्स से, तो जो 1 TB आपको दे रहा है, आप वहीं जाओगे ना, आप वहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ आपका फ़ायदा है। पैसे तो उतने देने पड़ रहे हैं। अगर पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं तो आपके पास, तब आप सोचोगे भाई, आप आंखें बंद करके 1 टेराबाइट का उठा लोगे 15,000 रुपये में लैपटॉप, आप 500 जीबी पे जाओगे ही नहीं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सेम है, मानते हो आप, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि आपको हर चीज़, जब आप हार्ड डिस्क भी देख के ले रहे हो कि भाई मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए, वो क्यों, आप क्यों उसके लिए प्रेफर कर रहे हो? आप क्यों प्रेफर करोगे? क्योंकि आपको पता है जितनी ज़्यादा हार्ड डिस्क होगी, मेरे पास स्पेस होगा, उतना ही ज़्यादा डेटा मैं उसमें रख सकता हूँ, दुनिया भर के सॉफ्टवेयर रख सकता हूँ, है ना? अब हम आजकल फ़ोन भी जब लेते हैं तो आपने देखा है, अब हमारे फ़ोन्स में भी 16-16 जीबी आ गया है, शायद उससे ज़्यादा भी आ गया होगा, है ना? तो वो हम क्यों, उसका आपको पता है उनके कॉस्ट फिर मोबाइल के उस हिसाब से बढ़ जाते हैं, 4 जीबी भी होता था कभी, रैम की बात कर रहा हूँ मैं, राइट, है ना? तो हर चीज़ जितनी ज़्यादा रैम होगी, उतना ज़्यादा हार्ड डिस्क होगा, प्रोसेसर जितना स्ट्रॉन्ग होगा, वो उतनी ही कैलकुलेशंस आपकी फास्ट करेगा, उतना ही ज़्यादा डेटा वो स्टोर कर सकता है। तो जब आप एक प्रोग्राम बनाते हो, बच्चों वाले प्रोग्राम्स की बात नहीं कर रहे कि हाँ भाई 50-60 लाइन का प्रोग्राम बना दिया, नहीं, हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, मे बी दिन रात प्रोग्राम जो चलते रहते हैं, है ना? जैसे सपोज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब मैं 2017 में, जब मैं एक लास्ट में जो मेरी कंपनी थी, बिफोर आई हैड टेकन दिस फुल टाइम प्रोफेशन, तो मतलब मैं वैसे भी पढ़ा मैं 2012 से ही रहा हूँ, लेकिन मैं जो फुल टाइम ट्रेनर जब बना, तो मतलब व्हेन आई रिजाइन, तो उस कंपनी में क्या था कि एक हमने ऑटोमेशन किया था। वो ऑटोमेशन क्या करता था, वो रात को 12 बजे चलता था अपने आप, वीबीए कोड रन होता था, और वो ना सर्वर से, एसक्यूएल सर्वर से पिछले पूरे दिन का डेटा निकालता था। तो बहुत बड़ा कोड था, और इतना बड़ा डेटा कंपनी का निकालने में उसको 4 घंटे लग जाते थे, ठीक है? तो ऐसे प्रोग्राम में फिर हमने बहुत सारे कोडिंग जब की थी, तो बहुत सारे वेरिएबल्स हम यूज़ करते थे कैलकुलेशंस के लिए, तो वहाँ पे ना ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, समझे आप? क्योंकि ये जगह, जैसी वीबी रीड करेगा कि मेरा बाइट है, तो वो जगह उसके लिए रखेगा ना कि इस, ये इतनी स्पेस तो मैं आपके 500 जीबी के हार्ड डिस्क में इसको दूंगा, है ना? तो अब आपने बहुत सारे वेरिएबल्स यूज़ किए हैं और वहाँ पे कैलकुलेशंस हो रही हैं, तो ये साइज कॉस्ट करेगा आपको, आपका रैम उतना टाइम लेगा। अब जैसे सपोज मैं आपको एक और नॉलेज एक्सपीरियंस देता हूँ कि जब मेरा पुराना लैपटॉप था, जब पावर बीआई नया नया आया था, मैं सीख रहा था, तो उस टाइम मेरा रैम 8 GB था, तो चल जाता था, लेकिन दिक्कत आती थी कई बार, जब ज़्यादा डेटा हो, उसको अपलोड होने में, उसको रिपोर्ट्स को चेंज होने में, अगर बटन्स पे क्लिक कर दिया, तो फिर मैंने उसको, उस रैम को 16 GB कराया। जैसे मैंने 16 GB रैम कराया, तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा उसने पकड़ ली। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, बिकॉज अब आप बीआई ओपन एप्लीकेशन, इतना बड़ा टूल ओपन करके बैठ गए सिस्टम पे, और 2-3 सिस्टम में आप 2-3 और आपने सॉफ्टवेयर ओपन किए हुए हैं, तो भैया रैम आपकी बिजी होगी, राइट? जितना रैम बिजी होगा, आपका हार्ड डिस्क भी यूज़ हो रहा है, बहुत सारा सारा काम एक साथ चलता है, करेक्ट? मैं देखो, मैं टेक्निकल कोई वो नहीं हूँ, टेक्निकली मैं कोई हार्डवेयर का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं वैसे आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है आपको मुझसे ज़्यादा चीज़ें पता हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल्स की डेटा टाइप भी मैटर करती है, छोटे मोटे प्रोग्राम्स में नहीं, बट करती है। तो अगर मेरे को एक कैलकुलेटर बनाना है, एज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, या फिर लेट्स से मुझे कैलकुलेट ही करना है कि अब डेट ऑफ जॉइनिंग से लेके अभी तक कि एम्प्लॉयज़ की टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, मंथ कितने हो गए, तो भाई मैं बाइट से काम चलाऊँगा, बिकॉज़ बाइट में जो भी नंबर आएगा, कोई कंपनी का, किसी किसी कंपनी से कितना टाइम से एम्प्लॉयड हो सकता है बंदा, 15 साल, 20 साल,
58 पे रिटायर आप हो जाते हो, 20 साल पे आप लेट्स से जॉब करना शुरू कर दिया है ना, तो 0 to 55 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता नंबर। तो क्यों मैं फालतू में लॉन्ग या इंटीजर का यूज करूं? कर आप सकते हो, दिक्कत नहीं है टेक्निकली, क्योंकि बात तो वही है, ये भी होल्ड कर ही सकते हैं, राइट। लेकिन अच्छा प्रोग्रामर जो होगा वो ये देखेगा फंडामेंटल्स की, यार कम से कम डेटा कॉस्ट में जो है कम से कम कॉस्ट देके बढ़िया सी चीज़ ली जाए, है ना। तो हम लोग बाइट डिक्लेयर कर सकते हैं। अब उसी तरह से लेट्स से आपने कहा कि भाई हमारा एक प्रोग्राम है, वो एक्सेल के लास्ट रो पे जाता है डेटा में और वहां से वो सारा डेटा कॉपी करता है। अब लास्ट रो एक्सेल में क्या हो सकती है? होने को ये भी हो सकती है, होने को ये भी हो सकती है, होने को 60,000 भी हो सकती है, होने को 10 भी हो सकती है। लेकिन अब आप कहते हो कि बॉस डेटा तो आज 10 रोज का आया है, कल को 10,000 भी हो सकता है, हमें नहीं पता होता। ये डिपेंड करता है कस्टमर कॉल सेंटर में कितनी क्वेरीज गई, हमें नहीं पता होता, तो डेटा ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप उस टाइम क्या करोगे? आप उस टाइम ये देखोगे कि अच्छा किसी भी हालात में अगर मेरा कस्टमर बेस किसी कंपनी का लेट्स से एयरटेल का, मैं कहता हूँ कि मेरा कस्टमर बेस जो है वो 5 लाख ही है, तो 5 लाख से ज़्यादा कॉल्स नहीं आ सकती, तो आप उसके अकॉर्डिंग डेटा टाइप चूज कर सकते हो। फिर आप बाइट नहीं करोगे, बिकॉज आप बाइट करोगे आप कहोगे यार अगर मेरा डेटा सपोज 70,000 तक है और मुझे पूरा डेटा देखना है, काउंट करना है, फॉर एग्जाम्पल बीबीए से आइडिया सिर्फ दे रहा हूँ, ज़्यादा इसमें डीप नहीं सोचना है कैसे काउंट होगा ये वो, तो आप बाइट यूज़ नहीं करोगे, बिकॉज बाइट तो बहुत छोटा नंबर है। आप किस पे जाओगे? आप इंटीजर पे भी नहीं जाओगे, बिकॉज 32,000 है, आप लॉन्ग यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी जो डेटा टाइप है वो सही वाली यूज़ करो, जिससे आपका स्पेस जो है, कैलकुलेशन जो है वो भी फास्ट रहे, बिकॉज जितना स्पेस कम जाएगा, यूज़ होगा, रैम कम, उसमें लोड कम पड़ेगा, उतना ही कैलकुलेशन में भी वो फास्ट होगा। और दूसरी बात ये है कि साथ ही साथ ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप डेटा टाइप में कंजूसी भी नहीं कर सकते, कि जैसे मैंने बोला कि अब आपको पूरा डेटा रीड करना है, तो और आप कहते हो कि भाई डेटा 10 रो का भी हो सकता है, 10,000 का भी हो सकता है, 1 लाख का भी हो सकता है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई बाइट आज यूज़ कर दें, क्योंकि आपने प्रोग्राम बाइट पे बना दिया, आज बंदे ने रन किया, आज लेट्स से 5 ही कस्टमर ने कॉल किया, ठीक है, कोड चल गया, कल आपके पास 50,000 कॉल्स आ गई, फिर वो डेटा जब उसे रीड करने जाएगा, वो स्टोर करने की कोशिश करेगा कि मेरे पास टोटल आज 50,000 कस्टमर्स आए, क्योंकि 50,000 रोज का एक्सेल में डेटा दिख रहा है फॉर एग्जाम्पल, है ना। वो सब बाद में सीखेंगे। तो वो क्या करेगा, वो आपके वहाँ पे इमीडिएटली फटाक से एरर दे देगा। क्या एरर दे देगा? ओवरफ्लो, क्योंकि बाइट के बस का नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको दोनों चीज़ों के जवाब दे दिए कि क्यों हम डेटा टाइप्स को ग्रांटेड नहीं लेंगे कि अरे यार ठीक है लॉन्ग यूज़ करो, बढ़िया है, ठीक है, सारा कुछ इतना बड़ा, क्योंकि लॉन्ग डेटा टाइप में इतना बड़ा नंबर आ जाता है तो वो बढ़िया है, ठीक है ना, इंटीजर की क्या जरूरत है। नहीं, जो ट्रू प्रोग्रामर्स होते हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। या इंटरव्यू में भी आपके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि जब आप अपनी मर्जी के, जब आप प्रोग्रामर बन जाते हो, फिर आप अपनी मर्जी से जो मर्जी करो, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। अब मैं 100 लाइन का कोड बना दूं, मैं इस लॉन्ग की जगह बाइट लिख दूं या इंटीजर लिख दूं, और मुझे पता है कि मैं ह्यूमन एज निकाल रहा हूँ, या मैं जैसे मैंने बोला रिटायरमेंट एज या जो भी है वो निकाल रहा हूँ, फिर आप तीनों में से कोई भी यूज़ करो, आपको कोई मना नहीं करने वाला है। और इतने छोटे प्रोग्राम्स में, 15-20 लाइन के प्रोग्राम में, जहाँ पे आप 10-15 वेरिएबल्स ही यूज़ कर रहे हो अलग अलग कैलकुलेशन के लिए, वहाँ पे ये सब स्पीड इतना कोई मैटर नहीं करेगा, ये बड़े प्रोग्राम्स के लिए होता है। लेकिन मैं आपका सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेटा टाइप चूज़ करते हैं। अब हमने अभी तीनों डेटा टाइप जो अभी आपने देखी, बाइट, आपने देखा इंटीजर, ठीक है। पाइथन में हम इंटीजर को इंट लिखते हैं, ठीक है, इंट बोलते हैं। उसके बाद इंटीजर के बाद आपने क्या किया भाई? लॉन्ग, ठीक है। ये डेटा टाइप्स है, पीपीटी भी आपको भेज दूंगा, वैसे आप गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा इन सब की स्ट्रेंथ जो है वो, तो आपने ये डेटा टाइप्स जो हैं ये नंबर्स की थी, ये कवर कर ली, ठीक है। अब आगे हम जो चीज़ करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो आप यहीं पे पॉज कीजिए वीडियो, और जब टाइम लगे प्रैक्टिस भी कीजिएगा, और वापस आके अगला लेक्चर जो है पूरा देखिएगा, क्योंकि आगे का जो अभी पार्ट शुरू होने वाला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, और कुछ आपको आप थोड़ा सा घूमेंगे कि यार ऐसा, अच्छा ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसा भी होता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, आप थोड़ा जल्दी में कहीं पे जा रहे हैं, तो प्लीज़ रुकें, है ना? वीडियो पॉज़ करके बाद में देखें। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, तो अब बहुत ही बढ़िया हम एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस भी आपसे मैं पूछने वाला हूँ। आइए देखिए ज़रा आपका इसमें क्या आंसर होता है। फंडामेंटल्स पे फ़ोकस रहेगा, ये आपके हम इसमें क्लियर करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में नीचे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि सपोज आपका नंबर डेसिमल है, फिर आप क्या करोगे? क्योंकि ये नंबर्स, ये जो डेटा टाइप्स हैं, ये डेटा टाइप सिर्फ होल नंबर के लिए होती हैं,
ये डेसिमल के लिए नहीं होती, ठीक है। नंबर फैमिली में होल नंबर और डेसिमल दो चीजें हैं। तो अगर मैं सपोज यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैं ये लिख दूं 40.2 और 20.2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं बोलूँ क्या ये कोड रन होगा, आप क्या बोलोगे? आधे स्टूडेंट बोलेंगे नहीं ये नहीं होगा। अच्छा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डेसिमल है। ओके, आधे स्टूडेंट कहेंगे ये रन होगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल भी नंबर होता है, राइट। ये टेक्स्ट तो नहीं है, तो मेरी डेटा टाइप लॉन्ग जो है वो नंबर्स के लिए बनी है। तो हम जब ये कोड रन करेंगे तो होगा क्या कि आपका कोड तो रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेसिमल्स को नहीं लिया जाएगा। अब एब्जॉर्ब नहीं होगी, क्योंकि ये जो डेटा टाइप्स हमने कवर की है ना गाइस, ये है होल नंबर्स के लिए, ये डेसिमल के लिए नहीं है। अब भाई डेसिमल भी मैटर करता है, यहाँ पे पेनल्टी लग जाती है, एक एक डेसिमल की, दो डेसिमल की, है ना, लेट्स से। और वैसे भी आप कोई कैलकुलेटर बना रहे हो तो आपने देखा कभी कैलकुलेटर में आपने बोला 40.5 ऐड किया 1 में, तो उसने होल नंबर लेके आपको ऐड दे दिया? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो मुझे एक्यूरेसी चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए। नंबर छोटा था, नंबर छोटा था, बाइट भी लिख देते तब भी आंसर यही आता 40+20, इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। तो उस केस में आप जब डेसिमल्स की बात आती है तो आपको एक और वीबीए जो है डेटा टाइप सपोर्ट करता है, ठीक है। वो डेटा टाइप है सिंगल। ये देखिए सिंगल, सिंगल देखिए, सिंगल जो डेटा टाइप है वो इतना बड़ा नंबर है, यू कांट रीड। लॉन्ग से भी बड़ा नंबर है, लेकिन वो फ्लोटिंग पॉइंट भी नंबर देता है आपको, मतलब डेसिमल भी हेल्प करता है। कैसे? ये देखिए, अब मैं इनकी डेटा टाइप चेंज कर देता हूँ, सिंगल, सिंगल एंड सिंगल। अब अगर मैं इस कोड को रन करूं, लेट्स सी क्या होने वाला है। देखो एरर नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि सिंगल भी नंबर को सपोर्ट करता है, लेकिन नंबर में वो दोनों को सपोर्ट करता है, डेसिमल एज वेल एज होल नंबर। देखिए आप, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आया, ठीक है। और सिंगल की एक और खास बात है कि सिंगल अप टू 5 डेसिमल आपकी वैल्यूज ले लेता है। ये जैसे ये देखिए, मैं अगर इतना बड़ा डेसिमल नंबर लिखूं, वैसे मैंने इतना बड़ा डेसिमल नंबर आज तक कभी यूज़ नहीं किया, वो देखिए बिल्कुल लेगा, इसकी खासियत है, ठीक है। हाँ, इससे ऊपर अगर आप चले गए तो हो सकता है वो डेसिमल को राउंड अप करें, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ये इतने इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। 5 डेसिमल अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। आई थिंक आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 डेसिमल ही अपनी लाइफ में, अगर आप ईबी पे काम कर रहे हो तो यूज़ करोगे, बट स्टिल। अब देखिए उसने क्या किया, 3432 ले लिया, लेकिन लास्ट का नंबर 5 है तो उसको राउंड अप करके 5 कर दिया, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। और आपने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी कि डेसिमल्स तो 5 तक जा ही रहा है, लेकिन वो इंटीजर से भी स्ट्रॉन्ग नंबर है और लॉन्ग से भी स्ट्रॉन्ग नंबर है। यानी कि अगर कोई होल नंबर भी होगा बहुत बड़ा, 1 करोड़ 2 करोड़, ये उसको बहुत इजीली हैंडल कर सकता है, ठीक है। उसी तरीके से एक और डेटा टाइप है हमारे पास इसी फैमिली में, नंबर फैमिली में, जिसको कहते हैं डबल। डबल जो है वो अराउंड आई थिंक 12 या 13 डिजिट्स डेसिमल्स ले लेता है, ठीक है। तो मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा बिकॉज इतना डेसिमल बड़ा नंबर यूज ही नहीं होगा कभी, एटलीस्ट हमने तो नहीं किया कभी। तो लेकिन फिर भी आपको बताना ज़रूरी है कि डबल सबसे पावरफुल है वीबीए में, अगर हम डेटा टाइप्स की बात करें, ठीक है। अब जैसे देखिए ये जो हमने नंबर डाला था, मैं इसमें और नंबर डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए उसने अब पूरा नंबर ले लिया। ये 13 डिजिट तक जाएगा जितना मुझे याद है, आप देख लेना, वैसे इसकी देखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि डबल जो है वो सबसे ज़्यादा डेसिमल नंबर्स को होल्ड कर सकता है, एज वेल एज होल नंबर्स में भी डबल सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप इस पीपीटी को भी फॉलो करो, यहाँ पे देखो डबल, अच्छा बिग नंबर, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव भी होल्ड कर सकता है ये, ठीक है। करेंसी डेटा टाइप हमारे पास नहीं है, करेंसी डेटा टाइप हो सकता है किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, डेसिमल भी हो सकता है डेटा टाइप आपको किसी और लैंग्वेज में मिल जाए, वीबीए में नहीं है, वीबीए में नहीं है, ठीक है ना। देखो जिसने टूल बनाया है उसकी मर्जी चली है, उसने अपने हिसाब से वो नाम दे दिए हैं, ठीक है ना। तो अगर आप किसी ने डेसिमल दे दिया है तो उसने अपने हिसाब से दिया होगा, ठीक है। एनीवेज, तो हमारे पास लॉन्ग भी हो गया, सिंगल भी हो गया, और हमारे पास डबल भी हो गया। अब आपको ये जो मैंने सीक्वेंस दिया है ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया है। आपको इंटरव्यू में वीबीए के क्वेश्चन आ जाएगी, गिव अस द डेटा टाइप्स इन द असेंडिंग ऑर्डर, दिस इज हाउ यू विल से। इनमें सिमिलैरिटी क्या है? इनमें सिमिलैरिटी ये है कि ये सारे के सारे नंबर फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब ये किसी टेक्स्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि भाई लेट्स से मैं बोल दूँ कि जो जे है वो है ABC, फॉर एग्जांपल ABC, फिलहाल के लिए मैं ये वाला जे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, लेट्स रन द कोड। ये देखिए टाइप मिसमैच, तीसरा एरर कोडिंग में हम सीख रहे हैं। सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज पहले लेक्चर में देखा था, आज हमने ओवरफ्लो भी देखा। टाइप मिसमैच, कोई दोस्त आपको फ़ोन करके कह दे यार ये टाइप मिसमैच एरर आ रहा है, इसका क्या मतलब है?
तो आप उसको यही कहोगे, अच्छा मुझे बताओ किस लाइन पे कोड पे एरर आ रहा है, वो आपको बताएगा j इक्वल्स टू ABC। क्लियर कट है कि जो j वेरिएबल है टाइप मिसमैच, मतलब इसका जो डेटा टाइप है वही मिसमैच हो रहा है। इसमें ओवरफ्लो वाली तो बात ही नहीं हुई ना। ओवरफ्लो तो ये होता है कि चलो सेम कैटेगरी है लेकिन इतना स्ट्रेंथ नहीं है उसमें, इस तरीके से है ये। कुछ ऐसा समझ के चलिए कि जैसे आपने मतलब मैं एक वैसे एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आपका बाथरूम में जो बकेट है, बाल्टी है, ठीक है, आप उसको किचन में जाके सॉल्ट के लिए यूज़ कर रहे हो, समझ रहे हो, मतलब टोटली मिसमैच कर रहे हो आप। तो ऐसा होता है क्या? नहीं ना। ओवरफ्लो इस तरह से हो गया कि जैसे आपने 5 केजी का सॉल्ट का कंटेनर रखा है, या चलिए आपने फ्लोर रखा है और आप लेके आगे 10 केजी, तो आप 10 केजी जो आटा है वो आप 5 केजी कंटेनर में डालोगे, तो दूसरा 5 केजी क्या करेगा? 5 केजी क्या है? ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, कंटेनर सही था, उसमें जाना वही था आटा ही, लेकिन उसकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, समझ रहे हो। तो टाइप मिसमैच और ओवरफ्लो ऐसे एरर हैं कि आपको किसी के सिस्टम पे जाने की जरूरत नहीं है कि यार बताओ क्या हुआ, आप उसको फोन पे बता दो कि ये तेरी गड़बड़ है। तो आप क्या बोलोगे, एक बात बता, तूने जे को क्या डेटा टाइप दिया हुआ है। आधों को ये नहीं पता होता डेटा टाइप क्या होता है। वो कहेगा मतलब, समझ रहे हो आप, गूगल से कोड देख देख के दुनिया काम कर रही है। ठीक है, तो खैर वो वाले लोग कर सकते हैं जिनकी वो फील्ड ना हो, लेकिन जिसको इस फील्ड में ही घुसना है उनको तो पता होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, वो भाई जब आपको बोलेगा कि डेटा टाइप है डबल, तो आप उसको समझाओगे डबल जो होता है ना वो नंबर्स के लिए है, तो टाइप स्मैच तो अपने आप ही होगा। अब क्वेश्चन आता है तो फिर टाइप स्मैच अगर ये होगा, ठीक है हम समझ गए टाइप स्मैच है, लेकिन भाई अगर मुझे टेक्स्ट के साथ डील करना हो तो मैं क्या करूँगा? वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल्स के डेटा टाइप टेक्स्ट है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम डेटा टाइप यूज करेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग वर्ड आपने एक्सेल में भी मुझसे बहुत बार सुना होगा जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे। स्ट्रिंग, यस स्ट्रिंग, क्या समझे। देखो क्या होगा इसमें भी, अब आपको बहुत ध्यान से चीजें देखनी है। प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग के कंसेप्ट भी चेंज हो जाते हैं। डेटा टाइप हमारा टेक्स्ट है, तो लेट्स से मैंने आई को बोला माई नेम, और जे को मैंने बोला लेट्स से हेलो, ठीक है, ये मैंने बोल दिया। अब अगर ये कोड हम रन करेंगे तो आधे स्टूडेंट ये कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? कि आप इसको ऐड कर रहे हो, है ना, एरर आएगा। तो आर यू रेडी? क्वेश्चंस पूछूं क्या? हैं, घुमाऊं क्या आपको? हैं, चलो तैयार हो जाओ। कुछ हो सकता है स्टूडेंट्स ये कहें कि दे आर नॉट श्योर, कुछ कहें कि माय नेम हेलो आ जाएगा, मतलब ये एंड की तरह चलेगा। मोस्ट ऑफ 80% जो स्टूडेंट हैं जिनको शायद प्रोग्रामिंग आज तक जिन्होंने कभी यूज नहीं की, वो तो डेफिनेटली 80 से भी ज़्यादा ये बोलेंगे कि ये प्लस आप जो कर रहे हो ये गलत है, ये एरर आएगा। क्या एरर आएगा वी डोंट नो, बट ये एरर आएगा। तो आपका वीबी में ये एरर नहीं आएगा। वीबी में प्लस जो होता है वो कंकैटिनेट की तरह चल पड़ता है। अगर अगर डेटा टाइप स्ट्रिंग हो, वो अपने आप समझ आता है कि ठीक है इसको कंकैटिनेट करना होगा, ये देखिए, ठीक है। अब अगर आप, अब मैं इसी प्रोग्राम को यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक है, फंडामेंटल, मैं इसका नाम दे देता हूँ। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बाई चांस आप ये कहो कि भैया ये नंबर है 22, अब क्या होगा? अब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहने वाले हैं कि ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। जो पहले कह रहे थे हाँ वो कंकैटिनेट हो सकता है, अब वो कहेंगे ये कंकैटिनेट नहीं हो सकता बिकॉज ये नंबर है 22, है ना। तो हो सकता है आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि आपके माइंड में ये थॉट आ रहा हो कि यहाँ पे टाइप मिसमैच आना ही आना है। एग्री, बिकॉज 22 है, राइट। तो अब आप ये बात भी देख लो, समझ लो कि एरर नहीं आएगा। आपको एक्सेल में भी मैंने बहुत बार बताया हुआ है ट्रेनिंग करते हुए कि कोई भी नंबर जो है वो एज अ टेक्स्ट भी स्टोर हो सकता है। हालांकि कोई टेक्स्ट है, अगर जैसे ए हो गया, बी हो गया, प्योर टेक्स्ट, वो नंबर नहीं हो सकता। लेकिन कोई भी नंबर 100, 200, 300 मैं चाहूँ तो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसमें हमने बात भी की थी। यहाँ पे भी वही हो रहा है। अगर आप ध्यान से लोकल विंडो में देखो, लोकल विंडो देख रहे हो कितने काम की चीज़ है ये। इसके बिना कोडिंग की डिबगिंग नहीं आप कर सकते, ये चाहिए। व्हाट डू यू यूज टू डिबग द कोड इन वीबीए? डिबगिंग विंडो बताइए कौन कौन सी होती हैं, तो आपका आंसर ये होगा लोकल विंडो। ठीक है, ये देखिए उसने क्या किया, उसने 22 को कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में। देख रहे हो डबल कोट्स, अदरवाइज ये डबल कोट्स नहीं आते क्योंकि नंबर कन्वर्ट हो सकते हैं। अब नंबर अगर टेक्स्ट में हो गया तो जैसे सॉर्टिंग में एक्सेल में इशू आ जाते हैं, हमने बात की थी, लुकअप्स में आ जाते हैं, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, वो उसको एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा। ठीक है,
ये चीज है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अब ये नहीं कहना टाइप मिसमैच। टाइप मिसमैच कब होगा, कंफ्यूज नहीं होना, टाइप मिसमैच यहाँ पे होगा, क्योंकि जब आपने कहा कि डेटा टाइप डबल है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर होनी चाहिए। एबीसी नंबर नहीं हो सकती, आप खुद सोचो एबीसी को हम नंबर कैसे बोलेंगे। हाँ, नंबर टेक्स्ट की तरह स्टोर हो सकता है, इसलिए यहाँ पे टाइप मिसमैच आया था, और इसलिए यहाँ पे टाइप मिसमैच नहीं आ रहा है। अलग अलग चीजें हैं, फंडामेंटल्स ये क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो इंटरेस्टिंगली अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई ठीक है, तो अब अगर मैं ये कर दूं, फॉर एग्जांपल एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, मैं अगर इसको 4 दे दूं, अब क्या आंसर आएगा। अगर आप फंडामेंटल समझ गए तो अब आप कहोगे 2 to 4 या 4 to 2 एक्चुअली, बिकॉज 4 पहले है। 422 4 + 22 तो माइंड में नहीं आ रहा, 26 तो नहीं आ रहा आंसर आपके माइंड में, क्योंकि देखो आपने डेटा टाइप स्ट्रिंग दी है। अगर डेटा टाइप स्ट्रिंग दी है ना, तो वीबीए क्या करेगा, उन नंबर्स को स्ट्रिंग बना देगा। ये देखो, तो डेटा टाइप क्या दे रहे हो ये भी मैटर करता है। अभी अगर मैं इनको बाइट या लॉन्ग कर दूं, आंसर 26 आ जाएगा। तो मैंने जो डेटा टाइप दी है ना वो भी मैटर करती है। तो नंबर्स क्योंकि टेक्स्ट भी बन सकते हैं, इसीलिए वो एक्सेप्ट कर लेता है और आपको एरर नहीं देता है। और ये प्लस साइन फिर कंकैटिनेट की तरह चल पड़ता है। हालांकि अगर मैं इसकी जगह एंड भी लगा दूं ऐसे, जैसे मैंने एंड लगा दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर कोई प्योर नंबर्स आपको ऐड करने हैं इंटीजर लॉन्ग वाले, तो आप एंड थोड़ी लगाओगे, फिर तो प्लस ही करोगे ना। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि प्लस जो होता है, ये प्लस स्ट्रिंग के केस में ये कंकैटिनेट की तरह चलता है। फिर चाहे नंबर हो चाहे वो प्योर टेक्स्ट हो, वो उसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करते हुए कंकैटिनेट कर देता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप भी हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। अब बहुत बार प्रोग्राम्स में क्या होता है कि जब आप प्रोग्राम्स बनाते हो तो आपको ये पता ही नहीं होता कि डेटा टाइप कौन सा होगा। आपने ये नहीं सोचना है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होता है, और वो आप धीरे धीरे देखोगे, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मालूम ही नहीं है कि डेटा टाइप इसका क्या हो सकता है। ये नंबर भी हो सकता है, नंबर में डेसिमल भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, ये टेक्स्ट भी हो सकता है, ये टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है। आप सपोज देखिए, हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पे 2 नंबर्स लिखने वाला हूँ, मैं कुछ भी लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, और हम इनको यूज करते हैं, और मैं इनका सम यहाँ पे लेके आऊंगा। अब थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। वीबीए में मैं अब वेरिएबल कोड के अंदर डिक्लेयर नहीं करूंगा, मैं कहूँगा आई जो है ना वो वैल्यू उठाएगा कहाँ से, A1 से। इस तरह से आप लिखेंगे। पहले चैप्टर में आपने डॉट सिलेक्ट सीखा था। डॉट सिलेक्ट होता है जब आपको सिलेक्ट करना है, मतलब मुझे यहाँ जाना है, मुझे जाना नहीं है यहाँ, मुझे यहाँ जो भी वैल्यू है बस वो यूज करनी है, तो आप यूज कर लेते हैं A1 में जो वैल्यू पड़ी है। उसी तरीके से J क्या है, A2 डबल कोट्स में, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए मुझे फाइनली क्या करना है कि जो रिजल्ट में I + J आया, मैं फिलहाल इसको लॉन्ग कर देता हूँ। वैसे मैं बाइट भी कर सकता हूँ, बट चलो मैं लॉन्ग करके रखता हूँ, ठीक है, ताकि डेसिमल कोई बड़ा नंबर और भी हो तो वो आ जाए। फाइनली जो हमारा रेंज A4 है जिसको हमने कैलकुलेट करना है, उसमें रिजल्ट चला जाए, मैं ये चाहता हूँ, मतलब ऐड होके। आप चाहो तो इस वेरिएबल को ऐसे छोड़ भी सकते हो, सीधा I + J भी कर सकते हो, पर मैं इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। ये देखिए 34, 33, 67, फाइनली A4 में क्या जाएगा, जो रिजल्ट में पड़ा हुआ है ना। तो जो हमें कैलकुलेट करना है वो इक्वल्स टू से पहले हम लिखेंगे, ठीक है। तो 67 आ गया, देखिए, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे सपोज कर दूँ 33.2 और 22.2, ठीक है, और अब हम अपने कोड को रन करें, अब क्या होगा आपको पता है, अब तो गड़बड़ हो जाएगी, पूरा नंबर नहीं आया, करेक्ट। फिर आप क्या करोगे, आप कहोगे चलो कोई बात नहीं, अब सेट है कहानी, सिंगल कर देते हैं। अब आप ले आओ जो नंबर लेके आना है, बिकॉज आपको पता है डेसिमल 1 या 2 का ही है, तो सिंगल विल हैंडल इट, ठीक है। अब आप इसको रन कीजिए, ये देखिए ये हो गया रन, बहुत ही बढ़िया, राइट। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि चलो अगर यहाँ A और B कर दें, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब आप समझदार हो, आप कहोगे ये तो टाइप मिसमैच का एरर आ जाएगा, क्योंकि ये तो टेक्स्ट है और हमें डेटा टाइप स्ट्रिंग करनी है। तो आप कहते हो चलो हम स्ट्रिंग कर देते हैं, ठीक है ना, हम स्ट्रिंग कर देते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग कर देते हैं। अब क्या होगा, अब आपको पता है कि AB कंकैटिनेट होके AB बन जाएंगे। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 5, 3 और 2 डाल देता हूँ। अब आप कहोगे अरे भाई अब ये तो कोड चलाएंगे तो 3 2 हो जाएगा, 5 थोड़ी आएगा। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई मुझे एक ही प्रोग्राम में ऐसा कुछ करके दो कि अगर मैं नंबर डालूं तो ऐड हो जाए, और अगर मैं टेक्स्ट डालूं तो कंकैटिनेट हो जाए। आप बार बार यहाँ नहीं आओगे, ऐसा कोई कोड, मतलब अपने आप डेटा टाइप चेंज हो जाए देख के कि क्या वैल्यू है,
समझे आप? उसमें हम यूज करते हैं वेरिएंट। वेरिएंट जो है वो एक्चुअल में क्या होता है कि जब VBA आपका प्रोग्राम रन करेगा वो खुद डिसाइड कर लेगा कि मुझे क्या करना है। वेरिएंट सबसे ज्यादा स्पेस आपका प्रोग्रामिंग में लेता है, ये सबसे ज्यादा कॉस्ट आपको करेगा। ये देखिए 22 बाइट्स। इसीलिए वेरिएंट स्ट्रिक्टली हम अवॉइड करते हैं, मतलब अननेसेसरी वेरिएंट आप डिक्लेयर करेंगे तो आपका स्पेस ज्यादा यूज होगा, मेमोरी ज्यादा यूज होगी। अगेन मैंने जैसे बोला कंसेप्ट वाइज तो ऐसा ही है, लेकिन लोग कर देते हैं, करते रहते हैं। अब इस कोड में मैं वेरिएंट लिखूं, लॉन्ग लिखूं, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, कोड रन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जब आपने लोकल विंडो पे आप नजर मारे, इसको आप बढ़ा भी सकते हो अपने हिसाब से। सॉरी, कई बार क्या होता है ना, जैसे आपको लगे कि यार विंडो थोड़ी ठीक नहीं है, आप इसको बढ़ा लो। ये देखो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, या इसको थोड़ा ऐसे कर लो। अब देखो उसने क्या किया, अब उसने क्या कहा वेरिएंट स्लैश एम्प्टी, मतलब वो अब रीड करेगा और फिर उसकी डेटा टाइप देगा। तो VBS की डेटा टाइप क्या देगा, देखिए VBA ने उसको डबल दे दिया। देने को बाइट भी दे सकता था, बट वो डबल ही रखता है नंबर्स के लिए, ये मैंने देखा है, बिकॉज मैंने आपको बोला डबल सबसे स्ट्रॉन्ग है, डेसिमल्स भी कवर हो जाएंगे। तो अगर ये डबल उसने डेटा टाइप ले ली तो 3+2 क्या हो गया, बात बन गई। अब आपको पता है अगर मैं यहाँ डेसिमल भी लगा दूंगा तो VBA, क्योंकि वेरिएंट डेटा टाइप है, वो अपने आप डिसाइड कर लेगा। ये देखिए, अब अगर मैं A कर दूं, B कर दूं, अब क्या हो, अब क्या होगा, अब VBA देखेगा अरे दोनों टेक्स्ट हैं, ये देखो, देख रहे हो आप लोकल विंडो में, उसने स्ट्रिंग दे दिया। तो अगर ये स्ट्रिंग है तो आपका आंसर आ गया। आप समझ रहे हो, कोड का एरर नहीं आया। तो कई बार जब आप प्रोग्राम्स बना रहे होंगे ना, आपको पता नहीं होगा कि इनपुट क्या आने वाला है वहां से, तो उस टाइम आप ये क्या कर सकते हो कि आप VBA को छोड़ दो, तो VBA अपने आप हैंडल कर लेगा। ठीक है, अब इसी बात पे देखो, अब एक और चीज़ है, मैं यहाँ पे ये कर दूंगा अगर फॉर एग्जाम्पल, अब देखो क्या होने वाला है। अब क्या होने वाला है, देखो VBA जब, क्योंकि अब VBA डिसाइड करेगा, करेक्ट, आप खुद नहीं डिसाइड कर रहे। तो I में जो वैल्यू है A1 वो है टेक्स्ट, ठीक है, तो वो डेटा टाइप स्ट्रिंग दे देगा। उसके बाद वो 3 रीड करेगा, उसको ये नहीं पता नीचे क्या हो रहा है, वो तो अभी इसी लाइन पे है। वो 3 को क्या देगा डेटा टाइप, वो उसको कभी भी स्ट्रिंग नहीं देगा, क्योंकि 3 तो नंबर है, राइट। अब एक नंबर हो गया, एक हो गया, और आप चल पड़े ऐड करने, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी आपने कहीं देखा था ऊपर कोड में कि उसने A3 कर दिया था, याद है आपको, है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना, देखो वहां पे मैंने स्पेसिफिकली स्ट्रिंग बोला था। अगर आपने बोल दिया स्ट्रिंग है तो वो 3 में डबल कोट्स लगा के उसको स्ट्रिंग बना देगा, तो A3 आंसर आ जाएगा। लेकिन अब VBA अपने माइंड से चल रहा है, तो जो वो अपने माइंड से चलेगा, वेरिएंट है क्योंकि डेटा टाइप, तो वो 3 को टेक्स्ट कभी नहीं देगा। 3 इज अ नंबर, लेकिन एक नंबर के साथ आपको भी पता है एक्सेल में, मैं बोलूंगा आपको दिस प्लस दिस क्या होगा, आप कहोगे एरर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो ये हमारे VBA के डेटा टाइप्स हैं। ये डेटा टाइप्स आपको पता होना चाहिए, अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आप इनको यूज करें। और साथ ही साथ ये जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के तरीके आपने देखे, ये आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे हो सकता है सिंटेक्स जो है वो डिफरेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल पाइथन, आप सबने नाम सुना होगा। अगर आप पाइथन के विंडो पे जाएंगे ना, तो पाइथन क्या बोलता है, पाइथन कहता है छोड़ो डिम छोड़ो बाइट, छोड़ो डिम छोड़ो बाइट, सीधा लिखो I = 100। मैं खुद देख लूंगा, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो लेकिन कंसेप्ट तो वही है कि I = 100 में I वेरिएबल है, लेकिन पाइथन ये कहता है आप लिखो मत। अब जिसने डेवलप किया उसने इस हिसाब से कर दी कि वहाँ पे उस हिसाब से काम चलता है, लेकिन आपको पता तो लग ही जाएगा कि आपकी, कि भी आप वेरिएबल जब यूज़ कर रहे हो तो आपको वो चैप्टर समझ आएगा, बिकॉज आप ऑलरेडी उसको कर चुके हो, ठीक है ना। तो ये मॉड्यूल नेम में हमने क्या किया, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, और मैं इसको कर देता हूँ 1, ठीक है, मॉड्यूल का नाम।